ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम देखना ये चाहते हैं कि आखिर क्यों हम सॉरी जी। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आखिर हम डीएसपी क्यों पढ़ना चाहते हैं। व्हाट आर द क्रक्स? क्यों ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के दो और जायज, मैं ये नहीं कहता कि नाजायज हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती आपकी है। लेकिन शायद आपको कभी ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में इस बारे में सोचने के लिए मजबूर ही नहीं किया गया कि आप सोचो कि आप जिस जगह पे बैठे हो आप उससे आगे क्या कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप एफएससी कर रहे होते हैं, तो अगर प्री मेडिकल के आप स्टूडेंट हैं तो बस आपके जहन में एक बात होती है एमबीबीएस करना है, और दूसरा बात शायद होती है कि बीडीएस करना है बस। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता वो एरिया आपको नहीं मिलता तो आप मेंटली प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इसी तरह अगर कोई सी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग नहीं मिलती थी तो उसके साथ भी यही होता था कि बस दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन दुनिया खत्म नहीं है। तो जेंटलमैन, इसी तरह आपने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया, विच इज a mixture of, may I call, a mixture of computer engineering and electric engineering, with major from engineering electric engineering. It is a refined electric engineering, क्योंकि यही डीएसपी इधर भी पढ़ाई जा रही है, उधर भी पढ़ाई जा रही है। वही सिग्नल सिस्टम इधर भी है, वही उधर भी है। वही नेटवर्क इधर भी है, वही नेटवर्क उधर भी है। वही हार्डवेयर इधर है, वही हार्डवेयर उधर है। तो कहने का मकसद यह है कि आपको, जब आप यहां पहुंच गए, अब आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे आगे क्या कर सकता हूं। एंड देन यू शुड चेक मुझे किधर जाना है। अभी से उसको अभी से उसको टारगेट करें। फिफ्थ सेमेस्टर से उसको टारगेट करें, यानी कि एट सेमेस्टर हो गया और फिर उसके बाद सोचूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी एरिया की, जिस एरिया में मैं जा रहा हूं, कौन सी, स्पेशली जब हम कोर्स के दौरान अपने ने स्टूडेंट को स्पेशली ड्रिल करवाते हैं, जिसके जरिए हम उनको इस बात पे वो करते हैं कि जी आप जो भी बनना चाहते हो तुम वो सर्च करो कि तो वो जॉब्स किस कंपनीज में है, तुम्हारे शहर में किस कंपनीज में है, तुम्हारे मुल्क के किस कंपनीज में है, अराउंड द ग्लोब किन कंपनीज में है। फिर क्या सैलरी पैकेज वो ऑफर करते हैं, क्या वो आपको सैलरी पैकेज एक्सेप्टेबल है। फिर क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मांगते क्या है आपसे। लाजमी तौर पे अगर आप ऐसे ही मुंह उठा के उनके पास चले गए तो दे विल नेवर से वेलकम टू यू। इसका मतलब है कि उन तक 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब आप उनके पास जाएं तो रिज्यूमी में वो सारी रिक्वायरमेंट पहले से फुलफिल हो। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स हमें ये मैसेज देते हैं कि जी हमने तो फलानी कंपनी में अपना रिज्यूमी भेजा, या उन्होंने एप्लीकेशन मांगी और हमने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा दी, उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिया? क्यों? जी सिस्टम ही खराब है। पहले से उन्होंने बंदा लिया हुआ था। भाई आपको पता है कि उन्होंने पहले से लिया? नहीं, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल यही है। तो बस अपने ख्यालों में गुम रहता है। तो रियलिटी क्या है कि वो आपके रिज्यूमी, पहली बात कि वो आपके रिज्यूमी को 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दे सकता। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे उसके बाद 1,000 लोगों के रिज्यूमी आए हैं तो ये मत सोचेंगे एक एक रिज्यूमी को वो एक एक घंटा देगा और 1,000 घंटे के बाद डिसाइड करेगा किसको लेना है। नो, उसको आज कहा जाता है कि जी सुबह 1,000 रिज्यूमी पकड़ो, शाम को बताओ इनमें से कौन सा बंदा ठीक है। तो वो हर एक को 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देता। उस दौरान वो ये चेक करता है कि किसने
जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वो कौन पूरी करता है। अगर आपके रिज्यूमे में वो नहीं है, चाहे आप आइंस्टाइन के भी सुपर आइंस्टाइन है, ही थ्रोज योर रिज्यूमे आउट, और आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दिया। अब 1000 लोगों को जवाब नहीं दे सकता कि जी मैंने आपका रिज्यूमे पढ़ा, आपके रिज्यूमे में मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए सॉरी मैं आपको नहीं ले सकता, आपके बारे में फर्दर नहीं सोच सकता। उसने उन 10 लोगों को मेल करनी होती है कि जी आप इंटरव्यू के लिए आओ। उनके लिए बाकी 990 इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तो आपने आज से अपने उन रिक्वायरमेंट्स को टारगेट करना है, फिर देखना है उनमें से कितनी रिक्वायरमेंट आपने पहले से पूरी कर ली हुई है, ग्रेट, कितनी नहीं की, कैसे करूंगा। तो अगर आप इन लाइंस पे चलेंगे तो आफ्टर 4 years यू विल नेवर बी की डिसअपॉइंटेड। लेकिन अगर आप ऐसे ही, मतलब इवन अभी 7 सेमेस्टर के FIPs आपने देखा कि आप भी अगले साल लेंगे, तो स्टूडेंट्स टीचर से आके पूछते हैं सर मैं क्या प्रोजेक्ट करूं। इवन चले आप तो बच्चे हैं, MS वाले आके हमसे पूछते हैं सर मैं क्या प्रोजेक्ट करूं। तो हमें बड़ी हंसी आती है कि बच्चे ये क्या बात बतानी, मेरा काम है कि आप क्या प्रोजेक्ट करें। क्योंकि प्रोजेक्ट में और सब्जेक्ट में फर्क है। सब्जेक्ट में टीचर आके आपको पढ़ाता है, लेकिन प्रोजेक्ट में वो आपको खुला छोड़ता है कि जो करते हो करो। उसमें भी 2 किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं, एक रिसर्च प्रोजेक्ट और एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री आपको फोकस करवाती है कि ये मेरा मसला है, इसको हल करो, तो वहां भी आप फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन रिसर्च प्रोजेक्ट में आप कभी भी फोकस नहीं होते। मतलब फोकस्ड होते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपका ये नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप शुरू के दिन में क्या कहते हैं कि जी मैं जमीन से 20 फुट ऊपर वाली जो चीज है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और जब वो खत्म होती है रिसर्च तो आप जमीन के अंदर की 2 फुट की चीज बता रहे होते हैं। स्टिल इट इज ग्रेट, मैं नहीं कह रहा कि इट इज बैड। क्योंकि शुरू से आप नहीं कर सकते कि भाई ये करना है तो बस वो होगा, कुछ और हो जाएगा, कुछ तो होगा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जनाब हमारे पास क्या क्या एरियाज हैं। आपको पता होना चाहिए कि जी इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द कम्युनिकेशन, देन व्हाट आई कैन बिकम ए, जैसे मिसाल के तौर पे, इवन यहाँ पे 3 स्टूडेंट शायद में से 2 या 3 के तीनों मौजूद हैं। ये सैटरडे वीकेंड के दौरान, कहाँ है आयशा जी, ये पीछे बैठी है, और साथ ही शफक बैठी हुई है। ये रिसर्च से बड़ी, दोनों क्या था जी आप खुद ही बताएं। बहुत इनको बोरिंग लगती थी रिसर्च, सर ये तो बड़ा बोरिंग काम है। सैटरडे इनके इनके ये, और मे भी मेजोरिटी का यही वो होगा कि जी ये दुनिया का सबसे बेकार और बोरिंग टास्क है। आई एग्री विद हर, मैं नहीं कहता कि वो गलत कह रही है। लेकिन संडे को ये आई तो ये कुछ और बोल रही थी, क्या बोल रही थी। तो इसने कहा मैंने एक पेटेंट डाउनलोड किया है, ये कहा ना आपने, और सीम्स इंटरेस्टिंग। ये 24 घंटे का डिफरेंस था। तो कहने का मकसद ये है कि भाई यूनिवर्सिटी तो आप बनती, एक वायद मैंने एक इस डिपार्टमेंट के एक चेयरमैन का सुना था कि वो कहता था कि जी हम स्कॉलर नहीं पैदा कर रहे। तो यूनिवर्सिटी में फिर तुम क्या पैदा करने के लिए आए हो। यूनिवर्सिटीज का तो काम ही होता है कि वो स्कॉलर्स पैदा कर, और फिर वो स्कॉलर्स आपको जमीन से उठा के आसमान पे ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसराइल की एग्जांपल ले लें। माशाल्लाह आप 25 करोड़, और शायद वो 1 करोड़ भी नहीं है, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को उसने मुसीबत में डाला हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। एक वक्त में हम एक से नहीं लड़ सकते। वो एक वक्त में लेबनान से भी लड़ रहा है, फलस्तीन से भी लड़ रहा है, सीरिया से भी लड़ रहा है, ईरान से भी लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा है। यार क्या चीज है, क्या फर्क है उसमें। दे हैव द गुड रिसर्चर्स, दे हैव द बेस्ट PhDs, दे आर द बेस्ट टीचर्स।
दैट द रीजन वो सर उठा के चलते हैं, हम सर नीचे करके चलने की आदत हो गई है, रियली बैड। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि एरियाज क्या है। जैसे मैंने कहा, मे बी कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन, वेदर यू वांट टू बी द नेटवर्क इंजीनियर, यू वांट टू बी अ सिक्योरिटी इंजीनियर, यू वांट टू बी अ फोरेंसिक इंजीनियर, यू वांट टू बी एन ऑटोमेशन इंजीनियर, यू वांट टू बी, इफ नॉट, लाजमी नहीं कि कम्युनिकेशन, हिंदी की दी हेयर, अभी बताऊंगा, डीएसपी क्या कहाँ कर सकते हो, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, मल्टीपल एरियाज, लेकिन एटलीस्ट चूज वन एंड बिकम एन एक्सपर्ट। क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन? तो इसलिए शुरू से अपने आप को, शुरू नहीं है, मिड गुजर गया है, 0.5 इंजीनियर आप हो गए, बट द जर्नी फ्रॉम 0 to 0.5 was not impressive. A journey from point 0 to 0.5 is not impressive, but try to make your 0.5 to 1 journey impressive. तो यहां मैं आपको बताना ये चाहता था कि स्टडी अगर आप करें डीएसपी को, तो क्या क्या आप जिस चीजों से आप इक्विप हो जाएंगे, स्किल्स एंड नॉलेज, किस चीज का, सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पे मैंने नीचे ये मुख्तलिफ कुछ चीजें लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, यस नजर आ रही हैं, जहां पे हम मैं टिक भी लगा रहा हूं। हैव यू थॉट अबाउट that your parents were using 1G, but you people are lucky that you have used 2G, 2.5G, 3G, 3.4G, and 4G. But I will not say, I'm not saying that you are lucky that you have used this. Somebody else have created it for you. You are not lucky too much. वो तो रेडी वाला जो रेडी लगा रहा है वो भी ये इस्तेमाल कर रहा है, तो हाउ यू कैन से दैट आई एम लकी। लेकिन someone, again Aisha, the researchers in the area of signal processing solved the problems first इसमें उन्होंने प्रॉब्लम्स ढूंढे, उन प्रॉब्लम को फिक्स किया तो ये बन गया, फिर प्रॉब्लम ढूंढे तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो ये बन गया, फिर प्रॉब्लम ढूंढे तो इसको सॉल्व किया तो ये बन गया, एंड इंप्रूवमेंट कंटिन्यू। क्या प्रॉब्लम था? मिसाल के तौर पे 1G में द साइज ऑफ द सेट वाज लाइक ए ब्रिक, ईंट जस्ट लेके आप साथ फिरे, the size of the mobile device was something like this. The quality was not good, interference was too much, so there were problems. With the passage of time, especially data was not there, so with the passage of time they played with the real world problems and solved them. So by using DSP you can solve these real world problems, and when you will be solving the problem, ladies and gentlemen, definitely you are contributing, you are contributing. तो बेहतर तो ये होगा कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आप ये सोचें कि हम किसी की कंट्रीब्यूशन यूज करेंगे, बेहतर है कि कंट्रीब्यूटर बन जाओ। हो सकता है कि यही आपके लिए, हो सकता नहीं, श्योरली यही आपके लिए एक ऐसा आइटम बन जाए जो कि आपकी दुनिया तो दुनिया, आपकी आखिरत के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। मिसाल के तौर पे किसी जिसने ये हम तो, अब तो इस बात पे मुझे नहीं करनी चाहिए लेकिन नहीं आओ, चले, जिसने कोई दवाई बनाई उससे लाखों लाखों लोगों इस उम्मीद से बनाई कि जनाब से लाखों लोग जो हैं वो सेहतयाब हो जाएंगे,
तो क्या अल्लाह उसको ऐसे ही छोड़ देगा? नेवर। अल्लाह भी उसको फिर हाथ पकड़ के उसको जन्नत में ले जाएगा। तो इसलिए यहां पे भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो। किस चीज में? कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो दैट इज द क्रक्स, दैट इज द क्रक्स। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई मूव, इज देयर एनी क्वेश्चन? मैंने प्रीवियस क्लास को भी नहीं वो किया, नॉर्मली मैं करता हूं, लेकिन आई ज्यूम कि पिछले वीक में इतना खास काम नहीं हुआ था। लेकिन वो अगर इस समरी में मेरी चीजों में आएगा तो आई विल बी मूविंग थ्रू देम अगेन। अब दो चीजें हुई, एक तरफ सिग्नल प्रोसेसिंग में डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, और दूसरी तरफ हार्डवेयर में एडवांसमेंट। वी वेंट फॉर द VLSI, very large scale integration, where in a single chip you can have millions of transistors, for example, registers, for example, inductors, for example, can be embedded, and that single chip can do a lot too much. मिसाल के तौर पे, अगर आपके आपके लैपटॉप से मैं एक आपका साउंड कार्ड निकाल लूं, क्या होगा? क्या होगा? आवाज नहीं आएगी। इसका मतलब है कि आपका ये वो चिप जो है वो आपके ऑडियो को प्रोसेस करता है। इसी तरह अगर मैं इसमें से वीडियो कार्ड निकाल लूं, स्क्रीन नहीं होगी। अगर इसमें से मैं वाईफाई कार्ड निकाल लूं, जिसको आप NIC कहते हैं, क्या कहते हैं? NIC। तो सना NIC किस लिए स्टैंड करता है? नेटवर्क, वेरी नाइस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो अगर वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में निकाल लूं तो माई कंप्यूटर विल नॉट बी कनेक्टेड टू दी इंटरनेट। तो कहने का मकसद ये है कि ये दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द VLSI, कि एक सिंगल से चिप पे, बल्कि इन लोगों ने देखा कि वो चिप एक हाथ जितना NIC भी मैंने इनको दिखाया और एक फिंगर जितना NIC भी मैंने इनको दिखाया। So that is because of the VLSI. And what this VLSI was doing? Processing the signals, processing the audio signal, processing the video signal, processing the data signals. Huge. And size is just a not more than a thumb. क्लियर है मेरी बात? तो यहां पे यही वो बताना चाह रहा है कि जनाब, एक तरफ आपका हार्डवेयर ने इंप्रूवमेंट शो की, दूसरी तरफ आपने सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर ने अपनी सिग्नल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को इनहेंस किया, जिससे मोर पावरफुल, मोर स्मॉलर, फास्टर, चीपर डिजिटल कंप्यूटर्स आपके सामने आ गए, और स्पेशल पर्पस हार्डवेयर आपके सामने आ गया, जिसको आप एसिक कहते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एक होता है जनरल पर्पस प्रोसेसर, जैसे आपके यहां इसमें लगा हुआ है, लेकिन एक होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है खास पर्पस के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे यही कंप्यूटर अगर आप खरीदें और इसमें गेमिंग कार्ड नहीं है तो 50,000 रुपये सस्ता है, लेकिन वही गेमिंग कार्ड लग जाता है तो कहते हैं जी 30,000 रुपये बढ़ गया है, बिकॉज इट इज ए समथिंग लाइक एन एसिक, इट इज डूइंग दी बेटर वीडियो प्रोसेसिंग। फिर क्या कहते हैं? दीज इनएक्सपेंसिव रिलेटिवली फास्ट डिजिटल सर्किट्स have made it possible to construct highly sophisticated digital systems capable of performing complex digital signal processing functions that VLSIs can, that ASICs can, that DSP processors can perform digital signal processing functions. फिर कहता है कि जिससे आपको फायदा क्या होगा? You can play with the different, जैसे यहां कह रहे DSP is not just a subject, it is a tool which can help you in other fields. तो कहता है कि it is a journey into the heart of future technologies.
जैसे अभी मैंने प्रीवियस टेक्नोलॉजी उसमें आपको बताया कि जनाब आप, मैंने आपको एक मोबाइल नेटवर्क की एग्जांपल दी विच स्टार्टेड विद 1G एंड नाउ दे आर नियर टू द 5G. सो दैट इज अ जर्नी इन द फ्यूचर. तो हर फील्ड में, इवन इफ यू लुक एट दिस योर वाईफाई, in nine, the journey is only of 25 years. It started with 1 to 2 megabit per second, and today they are in the gigabit per second. If I ask the last lady, what's the difference between the mega and giga? गीगा कम होता है और मेगा ज्यादा. यही आपने कहा, नाम बताएं, और अगर काम काम नहीं भी आता तो खैर है. अरीज. तो अरीज के आगे जो है वो मायरा भी है. मायरा, मेगा और गीगा में क्या फर्क होता है? एक तरफ मैंने कहा मेगा और एक तरफ मैंने कहा गीगा. तो मायरा क्या कहती है? मायरा का भी वही ख्याल है जो कि अरीज का है. कितनी ज्यादा? इसका मतलब है अरीज से ये अपोजिट बोल रही है. ठीक है अरीज. तो अब बताओ जी मायरा, क्या कौन कितना ज्यादा? सायरा. 1000 times. It is 10 to the power 6. It is 10 to the power 6 and it is 10 to the power 9. The difference is 1000 times. Multiply by 1000. तो सिर्फ 25 साल में 1000 गुना ज्यादा. So that again happened because of your two things: hardware design and the competency of you people. If I'm wrong, please, मैं पहले से सॉरी कह लेता हूं. मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ यू पीपल. लेकिन अगर ये गलत हो तो माफी तो मांग सकते हैं ना. क्या ख्याल है? अरीज के साथ कौन है? खिजरा. खिजरा गलत है कि ठीक? का माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? बस ठीक ही है. चले जी. तो खिजरा कहती है ठीक ही है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ये कहना, लेकिन यू कैन, सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि आप ही ने करना है. तो तैयार हो जाओ. तो हमने यहां पे आपको ये बताने की कोशिश की कि इट इज अ जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ द फ्यूचर टेक्नोलॉजी. बाय मास्टरिंग डीएसपी वी आर architects of high savvy world where signal speaks fluently, where signals speak between human to human, where signals speak between human and machine, where signals speak between machine and machine. Clear? Then, ladies and gentlemen, that is very important. क्योंकि जब आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा तो आई एक्सपेक्ट, और अगर ना भी कोई टीचर बताए तो उसे खुद पूछ लें कि सर या मैडम बताएं, ये पढ़ने के बाद मैं आगे क्या पढ़ सकती हूं या पढ़ सकता हूं, ताकि फ्यूचर रोड मैप नजर आए. तो यहां पे मैंने कुछ 6 डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज आपके सामने रख दिए कि बाय स्टडिंग योर डीएसपी यू कैन गो फॉर योर एडवांस डीएसपी where you may be using your communication system theory. You can use your signal processing. You can use whatever you are learned in your signal DSP. You can go advanced to this. Then you may go into the image processing. And probably in 7th or 8th semester, as an elective subject, this subject is also offered in the here in the department. Then you may go for the audio processing.
You may go for the video processing. You may go for the advanced filter design. The right word will be adaptive filtering design. Adaptive filtering design. Very nice. Because everywhere you need the filters. Somewhere low pass filter, somewhere high pass filter, somewhere band stop filter, band pass filters, adaptive filters. Good. Then something of my choice. Statistical signal analysis. Statistical signal analysis. Why? Because मुझे क्या पता, ये तो मेरा ख्याल से कि हाफजा के बगैर कोई नहीं बता सकता है। कोई हाफजा इस क्लास में? देखें जी, हाथ उठा के बता रही है कि मैं हूं जी। तो why I'm so much interested in this statistical signal analysis? क्योंकि मैथमेटिकल है? नहीं, because I can use it for the predictions of the future. Because it uses the statistical, it uses the probability, it uses the stochastic processes, and it gives me an insight based upon which I can predict about the future. Big work, big brains. Clear hai? Okay. So, ladies and gentlemen, I will not be explaining what is signal because we know what is signal now. But only thing which I want to say is that signals can be used. For example, when your phone rings, that is a signal telling you someone is calling you. So what it is, what you listen, that is a signal which signals you that somebody is calling you. Then what type of signals? It can be human to human. Just say what we are doing in the class now, that is human to human. Then it can be human to machine. जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले टीवी पे एक एड भी आता था कि गूगल स्टार्ट, गूगल स्टॉप, अभी सुना था? So that was a talk between a human and the air conditioner, जिसको कहते थे it is a Wi-Fi enabled smart air conditioner. Is it right, Khizra? So it is human to machine. तो कल आपको बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि दरवाजे के पास जब आप जाते हैं तो यू मे पुट योर फिंगर समवेयर ऑन ए स्कैनर एंड द डोर विल ओपन और नॉट ओपन। इसका मतलब है कि व्हाट इट इज डूइंग, इट इज स्कैनिंग योर थंबप्रिंट एंड इफ यू आर अलाउड द डोर विल ओपन फॉर यू, एंड इफ यू डोंट वांट, which means you are not allowed, not authorized, the door will never open for you. So what is happening here? Signal processing. कल ये भी हो सकता है, इवन मोर इंपॉर्टेंट, कि आप दरवाजे के पास जाएं और को दरवाजे खुल जाओ। जैसे बहुत पुराने वक्तों में एक प्रोग्राम चलता था, खुल जा सिम सिम। तो जो ही आप कहेंगे कि खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुल जाएगा। व्हाट इट इज डूइंग? सिग्नल प्रोसेस्ड, या तो वो वर्ड्स या आपकी सिग्नल प्रोसेसिंग, ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग। कि मिसाल के तौर पे जब सीआर नेम इबाद, अगर इबाद कहेगा कि दरवाजा खुल जा तो खुल जाएगा, और अगर मिसाल के तौर पे कोई एक्स खड़ा होकर कहेगा खुल जा तो नहीं खुलेगा। Why? Because now the signal is not listening to the words, it is processing the words, it is analyzing the frequencies which are in the signal of ibad. If the signals are same, the door may open, otherwise it will never open. चेंज होगा, लाजिम बात है, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज फिर भी सेम रहती हैं। जो हार्मोनिक्स होते हैं वो मसले में पड़ जाते हैं। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग
कि जैसे मिसाल के तौर पे आप अपनी मोबाइल, बाज़ औक़ात आपके दोस्त आपके मोबाइल आपके मुंह आगे करते हैं तो आप आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों बंद करते हो? क्योंकि वो स्कैन ना करे। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? तो इस डोर पे भी हो सकता है कि जो ही आप जाएं आपकी वीडियो को वो स्कैन करें। अगर आप वही हैं, यानी अथोराइज्ड हैं, तो दरवाजा खुल जाए, अदरवाइज ना खुले। इसी तरह आपने ये तो जरूर देखा होगा, कमरे में इंटर हो, लाइटें ऑन हो गई, कमरे से निकल जाओ, लाइटें ऑफ हो गई, नो नीड फॉर बटन। व्हाट इज हैपनिंग हियर? सिग्नल प्रोसेसिंग। तो हाउ इंटरेस्टिंग द फील्ड इज, द ओनली थिंग इज हमारा मसला है, फील्ड पूरी नहीं है जी। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना अभी वो मतलब कामयाब हो गए। इवन माइंड से एक लाइफ पर्सन कंप्यूटर भी चलाते हैं, अपने माइंड से टेस्ट नहीं करता भाई। तो ये तो मैं बस अभी कुछ देर पहले कह रहा हूं कि यहाँ पे ह्यूमन के ब्रेन से अगर वो बोलता है या उसके ब्रेन में लाजमी तौर पे, अगेन ये सारा प्रोसेस जो है दैट इज डन बाय दी न्यूरल नेटवर्क्स, एंड दैट न्यूरल नेटवर्क is made of the neurons. So human are trying, or human have already done, कंप्लीट तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन प्रोसेस है दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, दैट मशीन स्टार्ट लर्निंग सिमिलरली। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जनाब हमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जनाब यू कैन यूज दी सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टक टक एंड टक, थ्री डिफरेंट, ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू मशीन, मशीन टू मशीन। फिर हम इस पे आगे गए और हमने कहा, मिसाल ली, मिसाल तो भाई स्पीच सिग्नल्स, यूर अकॉर्डियोग्राम, ईसीजी जिसे आप कहते हैं, इसी तरह यूर इलेक्ट्रो समथिंग ईईजी, ऑल आर दीज आर दी one dependent, one independent, depending upon the one independent variable which is time। तो अब इसके पैसे तो डॉक्टर साहब ले लेते हैं, लेकिन इसके पीछे ब्रेन आप लोगों का है, क्योंकि आपने उसको ये मशीन बना के दी कि जनाब ये एक चीज है, इसको उसकी बॉडी पे फेरोगे जस्ट तो एक ग्राफ आपको मिल जाएगा, एक सिग्नल आपको मिल जाएगा। वो भी आपने उसको पढ़ाया कि सिग्नल को यूं पढ़ोगे, तो अगर यूं पढ़ोगे तो इसी तरह हो तो ये अच्छा है, और इस तरह नहीं होगा तो ये बुरा है। तो आपको कहता है तुम हार्ट पेशेंट हो, तुम नहीं हो, लेकिन पैसे फिर भी वो ले रहा है, लेकिन ब्रेन उसके पीछे आप लोगों का है। यू आर प्रोवाइडेड हिम टू प्रोसेस द सिग्नल। सिमिलरली अभी मैंने आपको एग्जांपल दी इमेज सिग्नल्स की, दैट्स अगेन डिपेंड टू डिपेंडेंट, मैंने आपको इवन थ्री डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी सिग्नल बताया। ओके देन ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों? इसलिए नहीं कि मैंने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पूरा वीक इस पे प्रीवियस लगाया है कि व्हाट इज अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, व्हाट इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, एंड व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नल। हमने देखा कि द सिग्नल्स व्हिच आर इन द यूनिवर्स, maybe the audio signal, maybe the video signal, maybe the temperature signal, maybe the pressure signals, maybe the intensity signals, all are analog signals. But if we sample them and throw the rest of the information, that will be called as which means we are only taking the sample at specific intervals, which is called the period, sampling period, sampling period। एंड इस सैम्पलिंग पीरियड के साथ हम व्हाट वी विल बी गेटिंग विल बी अ डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब क्योंकि आप लोग, अब मुझे नहीं पता कि हमें आपसे बहुत मोहब्बत है कि आपको हमसे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि आप पूछते कुछ नहीं है, कहीं टीचर गरीब को एक आधा घंटा पढ़ना ना पड़ जाए, इसलिए हम उसको कोई ऐसी वो चीज ऐसे मुसीबत में नहीं डालना चाहते।
वो अलग बात है कि आप रिटर्न में ये भी मांगते हैं कि टीचर भी हमें पढ़ने के लिए ना कहे, बाकी जो मर्जी कहता है ठीक है। क्योंकि कभी आप लास्ट पर्सन ने मुझे कभी नहीं बताया कि जनाब, अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा एक कंटिन्यूस सिग्नल है, अगर मैं इसके एक खास टाइम पे सैंपल्स ले लूं, और चलें इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं, अगर मैं खास खास टाइम पे ये सैंपल्स ले लूं, लाइक दिस, लाइक दिस, और बाकी ये इंफॉर्मेशन इन बिटवीन जो इंफॉर्मेशन है इसको थ्रो कर दूं, थ्रो कर दूं, थ्रो कर दूं, थ्रो कर दूं, तो आई विल बी गेटिंग ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है समय का, है क्लास में समय का? अगला सवाल तुम पे ही है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने इस सिग्नल को, जो कि कंटिन्यूस था, मैंने इसको खास वक्तों पे इसके सैंपल्स उठा लिए और रिमेनिंग इंफॉर्मेशन जो थी उसको थ्रो कर दिया। लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं इस एक्सेस को भी, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को भी डिस्क्रिटाइज कर दूं, क्वांटाइज कर दूं, तो देन इट इज कॉल्ड ए डिजिटल सिग्नल। यही कहा था ना? तो मुझे खुशी किस बात की है कि मुझे से किसी ने नहीं पूछा क्यों कर रहे हो। अच्छी बात तो है ना कि 120 जेनों में से माशाल्लाह किसी एक जेन ने भी नहीं सोचा क्यों कर रहे हो। कम से कम मैं कुछ ना कहता तो ये कहता है भाई, वो बाद स्टूडेंट को मैं कहता होता हूँ कि आपने कभी अपने टीचर से पूछा है कॉलेज में, स्कूल में, कि हमें ये मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो? तो मेजोरिटी तो आपकी तरह अच्छी होती है, वो कहती है नहीं जी, हमें ऐसी बातें नहीं पूछते। दो चार थोड़े से बीच में होते हैं जो कहते हैं नहीं, हमने पूछा था कि सर ये तो हमें कहीं इस्तेमाल होते हैं नजर नहीं आ रहा, आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? तो अनफॉर्चुनेटली जवाब ये मिलता है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ये है, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। दिस इज नॉट द आंसर। तो इसी तरह आपका फर्ज बनता था कि आप पूछ दे कि आखिर इसको इस एरिया में भी, यानी कि वाई एक्सिस पे भी, क्यों मैंने इसको डिस्क्रिटाइज या क्वांटाइज कर दिया, क्यों नहीं मैंने इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज को अलाउ कर दिया। बस यही फर्क था ना, और तो कोई फर्क नहीं है। जी क्या कह रहे हैं? मतलब ऐसे क्या, जैसे आपने नाम बताएं ताकि मैं आपको मुखातब भी कर सकूं। उकाशा साहब है यहाँ। उकाशा साहब, मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या मसाइल आ जाते हैं, आपने कहा ना क्या हो जाता है, मसाइल आ जाते हैं। वो कौन से मसाइल हैं? क्या वो मुआशी मसाइल हैं? क्या वो दहशतगर्दी के मसाइल हैं? कौन से मसाइल आ जाते हैं? कौन सी कैलकुलेशन जो कि आसान हो गई है और बाकी मुश्किल हो गई है, वो हम वही तो हम देखना चाह रहे हैं। कौन सी कैलकुलेशन ऐसी है जो कि अब आसान हो गई है? कौन सी कैलकुलेशन में क्या क्या हमारे नवाज शरीफ साहब की दौलत को काम मुहैया करना आसान हो गया है? क्या चीज आसान हो गई है? वो आसान हो गया है। दिस इज नॉट कम्युनिकेशन बच्चे। जो आप मुझे बता रही हैं वो पैकेटाइजेशन जो मैंने परसों बताया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। बहुत ज्यादा हमारे पास सिग्नल की वैल्यू होनी है, तो उसमें हमें बहुत कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर चाहिए होगा उसको प्रोसेस करने के लिए। नहीं, वो क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी? क्या ज्यादा रजिस्टर लगेंगे, ज्यादा ट्रांसफार्मर लगेंगे, ज्यादा कॉइल्स लगेंगी? ये क्या ऐसी मसला होगा ताकि हम जासिम को बता सकें कि जी ये वाला मसला है,
तुम ऐसे में कह रहे थे भाई मुश्किल हो गया आएगा। नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी में क्या चीज ऐड होगी कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। मतलब याद रखो, साइंस में किसी पेपर में अगर आपने ये लिखा, जैसे कि शफक ने कहा कि उसने एक पेटेंट पर, वो गरीब है, जिसके पास 2,000 से ज्यादा है वो अमीर है, डिफाइन करना पड़ा। तो जनाब इसका आंसर ये है, जनाब इसका आंसर ये है कि अगर ये इनफाइनाइट लेवल्स होते, इसके वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट लेवल्स होते, इनफाइनाइट लेवल्स होते लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फिर मैं इसको हर एक सिग्नल को कितने बिट से रिप्रेजेंट करता। अगर इनफाइनाइट है, यानी कि इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फॉर एग्जांपल, बाय हाउ मेनी बिट्स आई कैन रिप्रेजेंट दैट सिग्नल। इनफाइनाइट बिट्स, दुनिया में कौन सी ऐसा डिवाइस है जो इनफाइनाइट बिट्स हमें देता है? नो वन। आई ऑलवेज हैव एन हार्डवेयर which is either 8 bit, 16 bit, 32 bit, 128 bit, something like this. So, for example, if even it is a 128 bit processor, RAM, register, it can have, if it is 128 bits, 128 bit can represent 8 different levels. Sorry, two, अगर ये 8 bit है तो 256 levels. तो इस वजह से मुझे इसको एक खास लेवल्स में, मुझे खुशी नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है कि जनाब मुझे इनके लेवल्स में, मिसाल के जैसे आपकी वॉइस है, तो वी डिवाइड इट इनटू 256 लेवल्स। Why 256? Because 256 level can be represented by 8 bits. Can be represented by 8 bits. So I have the 8-bit processor to solve it, not problem. समझ आ गई? इसलिए ladies and gentlemen, I went from discrete time signals to the digital signals. ठीक है समय का? सवाल तुम्हारा था लेकिन जवाब मैंने दिया। Anyhow, same is here. That is the analog signal. You know, I don't want to explain it further. And this is your discrete time signal, because you have thrown the values in between these two. Or you can say that the values are not defined between -4 and -5 here. Clear? And if I discretize them on the y-axis as well, it will not be called as discrete time signal then, it will be called as a digital signal then. Clear? Okay. Then जनाब नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिटिल अनफॉर्चुनेट, लेकिन रियलिटी इज दिस। I am starting with, as far as the topic or as far as the name of the subject is concerned, because I have seen what is signal, what is the significance of the signal. I know this now. But the problem is, I should start from the digital signals. I should start from the digital signals and systems. But mostly the reality is a continuous time signals, which expected ये था कि that you have learned in your signal and systems. But the problem is, क्या प्रॉब्लम है? जी, लेकिन हम हमें क्योंकि पढ़ना हमारे लिए मजबूरी हो गया है, क्योंकि पिछले 4.5 महीने आप पढ़ के नहीं आए। एक्सपेक्टेड ये था कि 4.5 महीने में जो सिग्नल सिस्टम का कोर्स है उसमें आप ये पढ़ के आए, इसलिए मजबूरन मुझे स्टार्ट लेना पड़ा with the continuous time signals, and I will be teaching you or showing you different continuous time signal first, then the digital signals.
Now, ladies and gentlemen, what is my objective? My objective is first that जितने भी सिग्नल्स हैं, मिसाल के तौर पे पैराबोलिक सिग्नल हैं, गॉसियन सिग्नल्स हैं, यूनिट इंपल्स है, रैंप सिग्नल है, सो देयर आर डिफरेंट यूनिट स्टेप फंक्शन या सिग्नल है। तो मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आई वांट टू शो यू दी डेफिनेशन ऑफ एवरीवन। नंबर टू, after the definition, I want to show you mathematical definition of the same, how they are represented mathematically. Then I want to show you that how they are graphically represented. Then how they can be coded, how they can be represented by MATLAB. And then, ladies and gentlemen, the last one, what is the significance of this signal? क्या है मेरे ऑब्जेक्टिव्स? इबाद, what are my objectives when I am starting this continuous time signals? Number one, definition. Number two, mathematical representation of the same signal. Number three, graphical representation of the signal. Number four, coding of the same. And number last, very important from the engineering perspective, significance. Significance means where they are used. Okay? So, ladies and gentlemen, the first signal which I want to explain is the unit impulse signal. Unit impulse signal. जो कि आपने पढ़ा हुआ है, ये नहीं है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि सिग्नल सिस्टम में आपने नहीं पढ़ा। शायद 5 लेवल्स में डिवाइड करके ना पढ़ा हो, लेकिन पढ़ा जरूर है। लेकिन अगर नहीं भी था तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप देखते कि जी इसको पढ़ने के मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो if I show you here that by the unit impulse, as the name represent unit, one, and impulse signal. Impulse ka is a word which you have studied in your physics. Again, अगर FSC पढ़ी हो तो जासिम बता देगा कि इंपल्स की क्या डेफिनेशन है। Effect of huge force in a small time is time. Acting a huge force in small time is time. Okay, जी gentlemen, what is an impulse? Force per unit time is never impulse. Force per unit time is never an impulse. जी इबाद के पीछे कौन है? देखिए इबाद इबाद के पीछे वाले कोई नहीं पता कि मेरे आगे इबाद बैठा हुआ है। देखिए साथ यूं करके कहता है, साथ ये कहता है कि सब नाचते हो। जी जेंटलमैन, Time, फोर्स time, इनटू टाइम सेम। अब मसला क्या है कि अगर हमें चीजों का अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर ये बोलना कि कोई मुझे पूछे कि जी सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, तो मैं कहूँ एमए। बात तो ठीक है, लेकिन बात बोल नहीं रही एमए क्या है, तो कहते हैं ये बात नहीं हमें आती। तो यहां पर भी ये है कि अगर कोई फोर्स
फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अगर एक्ट करे तो दैट इज कॉल्ड एन इंपल्स, a force that is acting for a very short interval of time. जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको इंजेक्शन लगाता है तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए आपके वो नीडल जो है आपकी बॉडी में जाती है, एंड फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। या बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, एकदम कोई आगे कोई हर्डल आ जाती है या आपने नहीं देखी होती तो एकदम गाड़ी को आप उसमें मारते हैं, गाड़ी ऊपर जाती है टक करके नीचे और आप गुजर जाते हैं। दैट्स अगेन एन इंपल्स। तो यहां पे इसको यूनिट इंपल्स क्यों कहा गया कि दैट इज ए इंपल्स अगेन। इसका मतलब कि एकदम एक सिग्नल आता है और फिर खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो नहीं रहता, ना उससे पहले होता है ना उसके बाद होता है। लेकिन एक बात जो यहां पे और मांगती है वो ये मांगती है कि साथ यूनिट जो ना लिखा हुआ है वो इबाद का साथ जो बैठा हुआ काशिफ है वो बता देगा कि यूनिट क्या बोल रहा है। हर चीज बोलती है जी। वन क्या वन? नहीं, 1 रुपी, $1, €1, £1, क्या वन जी? वन वैल्यू। तो ये अपनी बात पे अड़े हुए हैं, वन वैल्यू। मैं कहता हूं किस चीज की वैल्यू? भाई 1 रोटी, 1 बिस्किट, क्या वन? मैं जाके मैं यहां लगा दूं ना कि भाई ये 1 रोटी है, ये 1 बिस्किट है, ये 1 बर्गर है, कुछ तो वन होगा ना। तो काशिफ ने कभी नहीं सोचा कि वन क्या है जी। इनके लिए 1 पिज्जा, इनके लिए। तो जासिम के लिए क्या है फिर? यूनिट क्या है? यूनिट इंपल्स को छोड़, इंपल्स मैंने डिफाइन कर दिया। तो आपने उसी की बात दोबारा कर दी, वन वैल्यू। तो क्या 1 बॉटल, ये भी तो वैल्यू है। वन क्या? 1 पाउंड, 1 न्यूटन, 1 जाउल, 1 वोल्ट, क्या वन? मतलब अगर आप जाके और दूध वाले को कहे 1 वर्का, वो क्या देगा? वो एक लिफाफा उठा के आपके हाथ में दे देगा, दाम ऐसा करता, दाम बंद दे। तो जनाब दैट इज वन एरिया, यूनिट एरिया। दैट इज नॉट न्यूटन, दैट इज नॉट पाउंड, दैट नॉट पिज्जा, दैट इज वन एरिया। इसका मतलब है कि एक फोर्स, इसका मतलब बताने का उसका ये था कि जनाब आप उसको बताते तो यूं हो कि जनाब एट जीरो एन इंपल्स अकर्स, उससे पहले भी कुछ नहीं, उसके बाद भी कुछ नहीं जासिम। लेकिन क्योंकि अगेन यहां पे आपको बताऊंगा इट इज अ मैथमेटिकल ओनली, क्योंकि इसकी फिजिकल इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये लगता है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक चीज हुई। अब मकसद क्या है? मकसद ये है बेसिकली कि यू हैव ए स्पाइक एंड दैट स्पाइक has a width which may be represented by delta something, and that delta tends to be 10 to 0. Yani this time is so short that the reason it is an impulse. Now as this impulse has an area of 1, that you know that the area is equal to length into breadth. Now if the breadth is delta, what should be the length so that it give you an answer of 1? 1 by delta, very right. If it is a delta, it is 1 by delta, because delta cancel and you get a 1. Now the question is that if this delta tends to 0, then 1 by delta tends to infinity.
And that's the reason whenever you write it, you look at a one is written something like here. That one is representing the area, not the height. Because height is impulse. Impulse is too large. 10 to infinity. Clear hua? That's the reason, ladies and gentlemen, it is mathematically represented as that your delta of t is equal to 0 when t is not equal to 0. And delta of t is equal to 1 when t is equal to 0. So, mathematically भी समझा दिया, मैथमेटिकली भी समझा दिया, ग्राफिकली भी समझा दिया, और डेफिनेशन भी दे दी। अब कोड में देखते हैं। कोड मैंने राइट साइड पे अपने लिए लिखा है। द प्रॉब्लम इज कि कुछ स्टूडेंट ने पिछले क्लास में बताया कि नेट नहीं, जेन्युइन प्रॉब्लम। लेकिन मैंने कहा घर में है, कहते हैं हाँ जी घर में है, लेकिन कहते हैं वहां दिल नहीं करता करने को। तो मैंने कहा और जेन्युइन प्रॉब्लम, तो मैंने आपको इसका कोड ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर दे दिया हुआ है कि जी घर में जाओ या किसी अच्छी लैब में बैठ जाओ, चाहे लैब 2 चले जाओ, लैब 1 चले जाओ, सिस्को में आ जाओ, इस कोड को वहां से उठाओ और यू उसको मैटलैब में लिखा हुआ कोड है, इसको रन करो। अगर आप इसको रन करोगे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये है आपका वो कोड। ये कोड जब मैंने रन किया, ये कोड जब मैंने रन किया लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मुझे ये मिला। What it show? That from, for example, from -5 to +5, nothing is there. But at exactly this 0, a spike started. And the area under this curve is equal to 1. Now, अगर खिजरा ये बात है, so if I take this delta of t and I integrate it from -infinity to +infinity, what do you expect? G? So what do you expect here? What I should write here? 1. Because when you start from -infinity up to this point, it is 0. So it is a continuous summation. And when you reach at the 0 point, suddenly it becomes 1. And then after this, there is no such value. That's the reason this mathematical expression आपको मैथमेटिकल लगती थी। आशा कहती है तो बोल रही है, और आशा कहती है मुझे अब सुनाई भी दे रही है कि ये मैथ्स क्या बोल रहा है। इसलिए हर मैथ्स बोलेगा, सिर्फ आपने अपने कान साफ करके इनको सुनना है। क्लियर है? क्योंकि आई बिलीव इन सीइंग बाय सॉल्विंग। सीइंग बाय सॉल्विंग, सॉल्व करो और फिर नजर आए तो वो देखना है, ऐसे देखना इज नॉट देखना। आगे बढ़ते हैं जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब कोड आपको जो दिया गया, आपको जो कोड दिया गया, मैंने फिर कह रहा हूं कुछ टाइम तक, जैसे कि कोई बच्चा जब चलना शुरू करता है तो उसको हाथ पकड़ के चलाया जाता है, लेकिन जब देखा जाता है कि अब ये चलना शुरू हो गया है तो हाथ पकड़ना छोड़ दिया जाता है, और जब देखा जाता है कि चलना ही नहीं चाहता तो तब भी हाथ छोड़ दिया जाता है। तो शुरू में ये कोड दूंगा
लेकिन एक वक्त तक देने के बाद कोड रोक दूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग लिखो। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पार्ट ऑफ द कोड मैंने आप लोगों के लिए लिखा। चलो जी, कंट्रोल वी। तो यू कैन सी मैंने क्या किया इसको प्लॉट करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैंने अपनी मिड वैल्यू और मैक्स वैल्यू डिफाइन की, और फिर इस मिन से और मैक्स के दरमियान में इंक्रीमेंट को डिफाइन किया, आपकी मर्जी। और यहां पे मैंने टी वेक्टर, वो अलग बात है कि अगर मैं यहां पे पूछ लूं कि वेक्टर किसे कहते हैं, तो मुझे ये नहीं बताना कि जी वेक्टर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैं मैथ्स की जुबान में पूछ रहा हूं। क्यों जेंटलमैन, वेक्टर पढ़ाया है मैथ्स वालों ने? बिल्कुल पढ़ाया है। पूरा लीनियर अलजेब्रा इसमें पढ़ाया है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया है। सिग्नल सिस्टम पे आपने कह दिया कि कुछ नहीं पढ़ाया, तो वो आपकी मर्जी। अब ये तो नहीं कह सकते लीनियर भी नहीं पढ़ाया किसी ने। क्या है वेक्टर? Now this now two and three dimension. तो जिसको हम कार्टेशियन प्लेन से एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या? अरे को मान भी सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अरे कैन बी वन डायमेंशनल और इट कैन बी मल्टी डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल, दैट इज दी ओनली। आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो, ओनली वन डायमेंशनल। तो इट गिव मी अ वेक्टर टी स्टार्टिंग फ्रॉम -5 एंड एंडिंग एट +5। ठीक है। अब यहां पे मैंने कहा कि एक वेरिएबल x1 है जो कि 1 है, और एक और वेरिएबल x2 जो कि 0 है। सारा खेल मैंने इस लाइन में लगाने की कोशिश की। मैंने कहा कि अगर t की वैल्यू, नाउ दिस इज लॉजिकल, you must understand, it is not t is equal to 0, it is t, it is not an assignment operator, it is a logical operator. So t is equal to 0. So either what will be the output, gentlemen, of this function, of this expression? यानी लीनियर के बाद प्रोग्रामिंग का भी अल्लाह ही हाफिज है जी। द मैन विद द ग्लासेस एट द बैक, नाम बताओ, काम बताओ। हु इज अ गुड प्रोग्रामर? कौन? इबाद बोले। इंडेक्स पे वैल्यू बोलो बोलो, ठीक है। ट्रू, वन का मतलब है ट्रू। इसका मतलब इधर इट विल बी ट्रू और फॉल्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अगर टी की वैल्यू 0 होगी तो इट विल गिव यू अ ट्रू, अगर टी की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो इट विल गिव यू अ फॉल्स। कितने जबरदस्त जबरदस्त प्रोग्रामिंग के प्रोफेसर मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे यही किया गया कि टी वेक्टर से -5 से लेके +5 तक, यानी दरम्यान में 0 भी आएगा और +5 तक जाएगा। जब ये वैल्यू टी की नॉन जीरो होगी तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू ओवर 0। और यहां पे ये खुद वैल्यू जो है x2 जो है वो, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 1 into 0 will again give you a 0 value at x. Only at this point, when t will be equal to 0, this will become true. This will become true. And this true 1 will be multiplied by 1, and this x will get a value 1. While at this time, this will be false. And this false will multiply by false, yani 0, will give you 0 plus 1 is equal to 1. And that 1 is plotted at t is equal to 0. And for the rest, nothing. And then simple, सब प्लॉट किया, लेबल लगाए और टाइटल लगाया, और यही चीज आपको यहां पे डिस्प्ले करवा दी।
हेयर, नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो हो गया, ये और इस कोड को घर पे रन करना। अब क्वेश्चन ये है कि अब क्वेश्चन ये है कि हाफजा, सुमाइका, सारे मैंने चीजें अपनी 5 की 5 बता दी। सिग्निफिकेंस रह गई है, इसका मतलब सिग्निफिकेंस बताओ। 4 चीजें हो गई, 5वीं नहीं बताई। तो यहां पे सिग्निफिकेंस बता रहा हूं कि सॉरी सॉरी, या ये बता रहा हूं कि ओके, बता रहा हूं कि जी कंटिन्यूअस यूनिट्स इंपल्स सिग्नल often denoted as delta of t, it is just a denotation, is a mathematical construct। इसका मतलब कि फिजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, used in the field of signal processing, particularly in the continuous time signal and systems। ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। लेकिन असल सिग्निफिकेंस इन 3 दूसरे पॉइंट्स में नजर आनी चाहिए। पहला क्या कहता है? इट रिप्रेजेंट्स, पहले में क्या कहता है? इट रिप्रेजेंट्स एन इनफाइनाइट शॉर्ट पल्स of unit area, then that occurs at time t is equal to 0। In practice, real time impulses may not be perfectly instantaneous, but the unit impulse is a useful mathematical tool for analysis and modeling। That is the significance। अब एनालिसिस तो आपको आता है कि एनालिसिस का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज की कैरेक्टराइज करते हो, उसकी वैल्यूज फाइंड करते हो, उसकी डिटेल्स निकालते हो, तो दैट इज द कैरेक्टरिस्ट, दैट इज द एनालिसिस। मिसाल के तौर पे आपका पूरा रिजल्ट मेरे हवाले कर दिया जाता है, वो अलग बात है कि आपके दिल में एकदम आया, अल्लाह ना करे, यही कहा, देखो दैट केम फ्रॉम द एनालिसिस, कि जनाब ये चीज एनालिसिस की गई होगी और दिल से निकला होगा कि अल्लाह ना करे, क्योंकि एनालाइज करने वाले ने कहा कि ये तो इस आंख से देखेगा और इस आंख से देखेगा भी तो तबाही है। एनी आओ, छोड़े इस बात को, ये मॉडलिंग क्या बला है? किसने कहा? शाबाश। और कोई बताए? दूसरी चीज को लेने की। दैट इज द राइट आंसर, किसी दूसरी चीज को मिमिक करना। इसकी 2 एग्जांपल्स दूंगा। पहली एग्जांपल ये दूंगा कि लेट इट अज्यूम कि फॉर 30 सेकंड आई एम नॉट इन द क्लास, और सादिया को कहता हूं, सादिया ये वाला टर्म जो है इनको थोड़ा सा, एनालिसिस वाला टर्म थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर दो। तो कम ऑन सादिया, जो मर्जी बोलो, दैट्स राइट, कम ऑन। मुझे 30 सेकंड चाय डालने में दो, तुम 30 सेकंड में इनको एनालिसिस में कुछ भी बोल दो, गलत बोल दो, नो मसला। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। सादिया इज हेयर विद अस जी। जी सादिया, बोलो एनालिसिस क्या है? मैं क्लास में नहीं हूं, 30 सेकंड के लिए मैं चाय पी रहा हूं। हरिया। एनालिसिस का मतलब है कि लेट सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है, जैसे सर ने अभी बताया इम्पल्स सिग्नल, तो उसकी वैल्यूज कहाँ से आती है, कैसे आती है, और जैसे ये सिग्नल है, ये इम्पल्स है, और इसको हम एनालाइज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यूज अगर ग्राफिकली हम प्लॉट करें तो कहाँ पे आएगी। तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई प्लेन मैंने बनाया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बहुत शुक्रिया सादिया, वेल डन। अब सादिया क्या क्या है, क्या यहाँ लेक्चरर हो गई है? सादिया लेक्चरर है? नहीं, शी वॉज मिमिक्रिंग ए टीचर। इसका मतलब है कि शी वॉज मॉडलिंग एज अ टीचर। दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग।
तो एक एग्जांपल तो फिजिकल आपके सामने रख दी। दूसरी एग्जांपल मॉडलिंग की है। आपने देखा होगा कि टीवी पे एक ऐड चलता है सेंसोडाइन का। सेंसोडाइन का एक ऐड चलता है जिसमें एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, कोई जेंट या लेडी ऐसा बिहेव करती है जैसे उसके दांत में सख्त तकलीफ है। देखा होगा आप लोगों ने। क्या उसके दांत में दर्द हो रहा होता है? नो। इन्होंने कहा एक्टिंग कर रही है, इसका मतलब मिमिक्रिंग कर रही है एक ऐसे बंदे का जिसको सख्त तकलीफ है दांत के दर्द की वजह से। और चंद सेकंड के बाद वो सेंसोडाइन यूज करती है या करता है, और एकदम वो मुस्कुराहट आ जाती है जिससे पता चलता है उसको रिलीफ मिल गया है, सुकून मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि वो ना पेशेंट नहीं है, ना वो रिलीफ वाला बंदा है। वो मिमिक दो स्टेट्स को, किसी ह्यूमन के दो स्टेट को मिमिक कर रहा है। बात समझ आ गई? तो सिमिलरली योर दिस सिग्नल कैन बी यूज टू मॉडल द ओरिजिनल सिग्नल्स। मेरी बात समझ आ रही? किसी ने कुछ बोला? नो। फिर क्या कहा जी? when we convolve a signal with a unit impulse, you essentially get a copy of the original signal but shifted in time. अगर आप एक shifted impulse एक सिस्टम को दें, you will be getting, अगर आप जीरो पे दें तो you will be getting the same. So which means हम convolution पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी हुआ है लेकिन फिर पढ़ेंगे। Here we also can use the impulse, क्योंकि जब आप impulse input करते हैं, मिसाल के तौर पे, so you get h of n which is the system response। तो आपको सिस्टम के बारे में पता चल गया, दैट्स ग्रेट। अगर इसका मतलब कि इसके लिए ये, अगर आपको पता चल गया, अब दुनिया का कोई भी सिग्नल है उसके बारे में आप इससे मालूम कर सकते हैं। तो ये चीजें आप सीखेंगे। फिर क्या कहता है? इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट यूज द यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स of a system to characterize and analyze the behavior of other linear systems। कुछ बात समझ आ रही है? एनी क्वेश्चन? अच्छा, तो आगे कर दें। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर विद द यूनिट इंपल्स। कल हम इंशाल्लाह ताला, अगर आपके साथ क्लास है तो वी विल बी स्टार्टिंग विद दी स्टेप वन सिग्नल, यूनिट स्टेप वन। इसको भी हम 5 चीजों में देखने की कोशिश करेंगे कि जनाब हमें ये पता हो कि कल अगर हम आगे यूज करें तो हमें पता हो कि कौन सा टूल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर एवरीवन? तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे, होपिंग दैट कुछ सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा तो यू मे लीव।